अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम बीकॉम पार्ट 1 आईटीबी की क्लास ले रहे हैं और ये जो आईटीबी का सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज फुल ऑफ नॉलेज। इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इल्म है। अगर इसे आप लोग ध्यान से पढ़ें तो ये बहुत फ़ायदा देगा आपको सब्जेक्ट आने वाले वक्तों में। तो हमने शुरू किया एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। एनवायरनमेंट के बारे में मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट क्या होता है, माहौल क्या होता है। तो माहौल के बारे में मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट रेफर्स टू सराउंडिंग्स एंड कंडीशंस बेयरिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। एनवायरनमेंट का हमारी सराउंडिंग्स होते हैं, हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें होती हैं और उनके इर्द गिर्द के अंदर जो कंडीशन होती हैं, जो हालात होते हैं, दैट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट में काइंड्स होती हैं, जिसमें एक है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दूसरा कल्चरल एनवायरनमेंट, तीसरा लीगल एनवायरनमेंट, चौथा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पांचवा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और छठा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। फिर इसकी एक और तरीके से टाइप्स होती हैं, वो चार होती हैं: इंटरनल, एक्सटर्नल, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। ठीक है ना? अच्छा, तो ये सब एक क्योंकि एक करके डिटेल में आ रही है तो इस सवाल से हम बड़ी जल्दी से गुजर गए हैं और अब हम आ गए अपने सवाल पर। देखें, बहुत सारी हमारे पास मिसालें मौजूद हैं कि एक गलत फैसला किसी भी इदारे का एक गलत फैसला उसको जमीन से अंदर घुसा देता है, आसमान से जमीन पर और जमीन से अंडर द ग्राउंड कर देता है। एक गलत फैसला आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो आपने क्या करना होता है? व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, जस्ट टेक अ राइट डिसीजन। हमेशा जब भी आप कोई फैसला करने जा रहे हैं, कोशिश कीजिए कि सही और एक बेहतरीन फैसला आप जरूर करें। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि फैसला जल्दी करने की जरूरत नहीं है, टेक योर रीजनेबल टाइम। अब जल्दी का ये भी मतलब नहीं है कि आप 20-20 साल गुजार दें, ऐसा नहीं, बल्कि रीजनेबल टाइम लें, 2 महीने, 1 महीना, मतलब डिपेंड ऑन सिचुएशन की किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की शादी के बारे में बात हो रही है तो 2-3 महीने, 4 महीने में आप फैसला करें, कोई इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि जिंदगी भर का फैसला है भाई। अब ये भी नहीं कि अब 20 साल तक फैसला करने में लगा दें। आपका 25 साल की उम्र में आपकी शादी की बात हो रही थी, आपने 20 साल सोचने में ले लिए, 45 साल के हो गए। लो, अब तो एक पाँव कब्र में, दूसरा केले के छिलके पर है, अब तो शादी का कोई फायदा नहीं है। तो इतना भी डिले नहीं करना है। ठीक है जी, एक बंदे के बारे में आपने फैसला किया कि उसको लेके जाए, नहीं लेके जाए अस्पताल। जब वो बीमार हुआ आप नहीं लेके गए, जब सीवियर बीमार हुआ नहीं लेके गए, अब मर गया, अब तो कब्रिस्तान लेके जाना पड़ेगा। अब अस्पताल ले जाने के फायदा सिर्फ ये होगा कि एक डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा और कोई फायदा नहीं। पर तो एक बिजनेस के लिए क्या होता है, अब जैसे नोकिया ने एंड्रॉइड को रिजेक्ट किया, नोकिया को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, एक गलत फैसला, नोकिया तबाह हो गई। याहू याहू एक सर्च इंजन था जो कि नंबर 1 सर्च इंजन था इंटरनेट के ऊपर एक जमाने में, और याहू ने गूगल को खरीदने से इनकार कर दिया, और एक फैसला, याहू फिनिश। ठीक है ना? तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। और अली बाबा को केएफसी ने जॉब नहीं दी और अली बाबा ने एक अपनी कंपनी बना ली और आज वो एक अमीर तरीन आदमी में से एक बंदा बन गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद है कि एक गलत फैसला और एक सही फैसला आपको कहां से कहां ले जा सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। Sociologists define culture as the acquired knowledge that people use, interpret, experience, and generate social behavior. Sociologists जो होते हैं डिफाइन करते हैं कल्चर को द एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि वो एक नॉलेज जो पहले एक्वायर की जा चुकी है, दैट पीपल यूज। और वो नॉलेज जो वो पहले ही एक्वायर कर चुके हैं उसको फिर वो क्या करते हैं, पीपल यूज, इंटरप्रेट, एक्सपीरियंस एंड जनरेट सोशल बिहेवियर। और उसी अपनी नॉलेज के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को अपनाते हैं। जो भी उनका बिहेवियर होता है वो उनके कल्चर से मिलता है, उनके माँ बाप के बिहेवियर से मिलता है, उनके घर वालों के बिहेवियर से और उनके खानदान वालों के बिहेवियर से। तो दीज आर द थिंग्स दैट क्रिएट सच एनवायरनमेंट। ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं जो एक एनवायरनमेंट बनाती हैं। अगर मैं इसको ही बंद कर दूँ तो और बेहतर भी हुआ। अब देखें, अब थोड़ा साफ मेरी चेहरा शायद नजर आ रहा है, अंधेरा आ रहा था, लेकिन ये चेहरा तो साफ हो रहा है कुछ, लेकिन फिर गर्मी हो रही है तो मैं इसको खोल ही देता हूँ। खैर वो भी देखा तो है ना आपने पहले ही।
छोड़ा। अच्छा, तो सोशियोलॉजिस्ट ने क्या डिफाइन किया? कल्चर। अब होता है कि आप बहुत सारे लोगों से मिले, बच्चों से मिले, आप 10, 11, 12, 15 साल के बच्चों से, आपको मुख्तलिफ सारे बच्चों से जब आप मिलेंगे तो सबके बिहेवियर में आपको ना फ़र्क महसूस होगा। तो वो फ़र्क किस चीज़ से आता है? वो फ़र्क आता है उनके घर वालों के ट्रेनिंग से, किस तरह से वो लोग घर में रहते हैं, ठीक है ना? ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं? ये तमाम चीज़ें, दीज ऑल थिंग्स आर द रीज़न कि किस तरीके से उन्हें ज़िंदगी गुजारनी है। तो जो चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, जो चीज़ें बड़े अपने बचपने में सीखते हैं, वही वो जवानी में करते हैं और वही सिलसिला आगे चलता रहता है, ठीक है? वेल, अच्छा आगे चलते। दिस एनवायरनमेंट कंपोज्ड ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स कंपोजिशन। और ये एनवायरनमेंट क्या करता है? पूरे एक मजमे पर अप्लाई हो जाता है। पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं, जो मोहल्ले होते हैं, जो शहर होते हैं, ठीक है ना? हर शहर का कल्चर आपको इसलिए मिलेगा, हर गांव का, हर ज़िले का एक अलग कल्चर होता है। मिसाल के तौर पर कराची, कराची के अंदर आप देखें कि बहुत सारे अलग अलग इलाके हैं और उनका अलग अलग बिहेवियर, ठीक है ना? मिसाल के तौर पर डिफेंस एंड क्लिफ्टन वाले थोड़ा अलग बिहेवियर उनका, जौहर वाले अलग हैं, गुलशन वाले अलग हैं, इवन एफ एरिया वाले अलग हैं, न्यू कराची वाले, औरंगी कोरंगी वाले, लांडी वाले। तो ये सारे जो ज़िले हैं, इनका भी बिहेवियर में आपको फ़र्क मिलेगा। जब आप जाएंगे यू विल फील यस देयर इज़ डिफरेंस। ये तो मैं एक ही शहर के अंदर बता रहा हूँ, फिर आप पाकिस्तान से आप जब बाहर जाएंगे देन यू अगेन विल फील डिफरेंस, ठीक है? तो दिस बिजनेस इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय सोशल एनवायरनमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और ये सारी चीज़ें, जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ के औरतें होती हैं, वहाँ के मर्द होते हैं, वहाँ के बच्चे होते हैं, उनका मजहब होता है, उनके यकीन होते हैं, उनके बिलीफ्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें क्या करती हैं? ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके बिजनेस पर जाकर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। कुछ अगर उन चीज़ों को समझ कर आप बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं और आपको ज़्यादा पैसे कमाने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी चीज़ों को समझ कर बिजनेस नहीं करते हैं तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट यू शुड। तो यहाँ पर इसमें कहा गया कि भाई पहले उस कल्चर को समझना ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं, पहले उन लोगों का कल्चर समझना ज़रूरी है। जब आप उनका कल्चर समझ जाएंगे, फिर आप जाकर जो है वो आगे की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। कल्चर समझना बिजनेस शुरू करने से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी? आगे चलते हैं। A place with high population, for instance, has a great number of potential customers and vice versa. अच्छा, लेकिन एक बात तो ये याद रखनी चाहिए कि जहाँ पर जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स के चांसेस होंगे। तो जब भी आप बिजनेस करने जाएं, आबादी ज़्यादा होनी चाहिए। यही वजह है कि दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क इंडिया है और दुनिया के छठी या सातवें बड़े मुल्क हम हैं। तो वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स एंड द वर्ल्ड बिगेस्ट मार्केट्स इज चाइना। अब उन इस चीज़ को कैटर किस तरह कर रहा है दूसरे लोगों ने? उन्होंने यूरोपीय यूनियन बना ली मिसाल के तौर पर। अब यूरोपीय यूनियन के अम्ब्रेला के नीचे मिल गया है 29 मुल्क। अब 29 मुल्कों की अगर आप पॉपुलेशन मिला लें तो शायद वो हमारे बराबर होगी, हमारे एशिया से तो कम ही होगी, मतलब चाइना और इंडिया से शायद बराबर होगी या ज़्यादा होगी। तो इंडिया तो अकेला ही एक इतनी बड़ी मार्केट है, चाइना अकेला इतनी बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान भी एक अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। लेकिन वो छोटे छोटे मुल्क यूरोप के वो सब मिल गए और उन्होंने अपने आप को एक बड़ी मार्केट बना लिया, ताकि जो भी, अब वो क्या करते हैं कि अगर कोई खरीदना हमसे सामान आ रहा है तो वो सब मिलकर एक साथ सामान बेचेंगे, एक साथ सामान खरीदेंगे एंड सो ऑन, ठीक है ना? तो दिस इज अ वे, ये एक मेथड है उनका काम को चलाने का, काम को करने का, ठीक है? आई कुत्ता। हेलो, कौन? बड़ी जोर से आवाज आई मुझे, लेकिन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हु वाज देयर एंड देयरफॉर आई नॉट अलाउड और नाउ एवरीवन। अब आपको रेजेंट करना होगा तो मैं आपका म्यूट कर दूंगा। अच्छा, तो कल्चरल एंड सोशल हैव, कल्चरल वैल्यूज हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। कल्चर का बड़ा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर। इसके बाद क्या है? इंस्टीट्यूशंस पर, मतलब हमारे जो इदारे होते हैं उन पर भी। रिलीजन, मैरिज एंड पॉलिटिक्स। डेथ पीस में होना चाहिए। मजहब बहुत इम्पैक्ट देता है। मजहब ये फैसला करता है कि जिस मजहब से रिलेटेड लोग ज़्यादा होंगे, उसी मजहब से रिलेटेड चीज़ें भी तो ज़्यादा होंगी ना। मिसाल के तौर पर
अगर मुसलमान ज़्यादा है तो मोहल्ले में मस्जिदें ज़्यादा होंगी, अगर क्रिश्चियन ज़्यादा है तो मोहल्ले में चर्च ज़्यादा होंगे, अगर हिंदू ज़्यादा है तो मोहल्ले में मंदिर ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। तो ये चीज़ भी बड़ी मैटर करती है। शेयर्ड पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ग्रुप, कंपनीज एंड फैमिलीज। अब लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट किस तरीके से होते हैं? लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं ग्रुप की सूरत में, कंपनीज की सूरत में, फैमिलीज की सूरत में। लोग मिलते हैं फैमिली की तरह, मतलब पूरी फैमिली एक दूसरे से मिलती है। कहाँ? शादियों में। शादियों में खानदान के खानदान एक दूसरे से मिलते हैं। एक ग्रैंड पार्टी होती है जिसके अंदर पूरा खानदान आया हुआ होता है। ऐसी पार्टियां हुए हुए बहुत ही अरसा गुजर चुका है। तो यही वजह है कि अभी तक बहुत अच्छे से कोई पार्टी ऐसी नहीं हुई है। ऑल्दो आई एम ऑल्सो मिसिंग कि किसी की शादी हो, किसी की शादी नहीं हो रही यार। चले, अल्लाह कराएगा। और जल्द से जल्द वैसे तो ये कि शादी हॉल खुल रहे हैं नेक्स्ट मंथ से, तो मैरिज होती है उसमें लोग मिलते हैं। मजहबी कोई प्रोग्राम होता है, मिलाद है, मजलिस है, क्या इज्तिमा है, उसमें भी लोग एक बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। पॉलिटिकल जलसे होते हैं, भाई का जलसे पहले ज़माने में कराची में होते थे। आप देखें किस पॉलिटिकल पार्टी का जलसा होता है और इतना बड़ा जमे गफीर वो इकट्ठा कर पाता। ठीक है ना? तो बहरहाल पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ग्रुप, कंपनीज एंड फैमिलीज। फैमिलीज की गेट टुगेदर होती है। जैसे ईद उल अज़हा आ रही है, जब ईद उल अज़हा आ रही है तो अभी ईद उल अज़हा पर हम देखेंगे कि ग्रुप के ग्रुप एक दूसरे से मिलेंगे, फैमिलीज एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है। प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं? प्राइमरी ग्रुप्स ना फैमिली को ही कहते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलके बैठते उठते हैं, दे आर व्हाट, दे आर फैमिली। ठीक है ना? ये फैमिली होती है, सबसे पहले फैमिली होती है। फैमिली के बाद दूसरे नंबर पर जो है वो खानदान होता है, दोस्त अहबाब होते हैं। ठीक है। लेकिन वो कब मिलते हैं? वो अमूमन वो ओकेजनली मिलते हैं। बट फैमिली लिव्स टुगेदर, फैमिली रोजाना एक साथ रह रही होती है। ठीक है जी। कल्चर इज सेंसिटिव टू रेस, लैंग्वेज, color, religion, industrial and technological developments and advancements. It has the following classifications. अब इसमें ये बताया, इसमें ये बताया कि जो कल्चर होता है, कल्चर बड़ा हसास होता है और सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव टू रेस, रेस के हिसाब से सेंसिटिव होता है। ठीक है जी। नस्ल के ऊपर बड़ा मैटर होता है। लैंग्वेज, आपने देखा सिंधी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पश्तो बोलने वाले, सराइकी बोलने वाले, हिंद को बोलने वाले, और पता नहीं क्या क्या बोलने वाले। सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गया, नहीं तो सैकड़ों हजारों जबानें। तो लैंग्वेज की बुनियाद पर। अब कलर, जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में कालों ने बजा के रख दी पूरे अमेरिका की। एटमी पावर है, दुनिया की सुपर पावर, लेकिन काले जो अपने खुद मुल्क के काले, तो उन्होंने बजा के रख दी। ठीक है ना? तो कलर की बुनियाद पर वहाँ व्हाइट एंड ब्लैक अमेरिकन में बहुत ज्यादा एक दूसरे से तजाद पाया जाता है। मजहब की बुनियाद पर मजहबी मुनाफरत देखनी है तो इंडिया चले जाएं। कैसे हिंदू जो है बाकी तमाम लोगों को बहुत ज्यादा कोप करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एक टेक्नोलॉजिकल वॉर भी अब चल रही होती है मुल्क के अंदर। हर कोई बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट देना चाहता है। ठीक है। फैमिलीज, प्ले ग्रुप्स, फ्रेंड्स ग्रुप्स, religious groups, political groups, all throwing great impact on the business. And marketing, a business policymaker must take into view the above cultural division. For example, study of family as cultural group will help the policymaker understand the following: who influences the decisions to buy,
who makes the decision to buy, who makes purchases, who uses. देखें फैमिली के अंदर who influences the decision to buy. सबसे ज्यादा अगर कोई चीज खरीदी जा रही होती है तो किसी भी चीज के खरीदे जाने में किसका सबसे ज्यादा किरदार होता है? सबसे पहले आपको ये जानने की कोशिश करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एक चीज खरीद सकें और आपको कोई उसमें इशू ना हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपने ये करना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि किसका फैसला होता है कि भाई ये चीज खरीदो, अब्बा का, अम्मा का, किसी का भी। Who makes that decision to buy? कौन आपको मजबूर कर देता है फैसला करने पर? Who makes purchases? खरीदता कौन है? Who chooses? इस्तेमाल कौन करता है? ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए कौन इस्तेमाल करेगा, तो उसके पसंद का सामान बनाना जरूरी है, क्योंकि जब वो जो इस्तेमाल करा वही कहेगा ना, डिमांड करेगा मुझे यही चाहिए, ठीक है ना? The knowledge and analysis of the above will guide the company to whom advertising and other promotion techniques should be directed. अब ये चीजें पता होंगी तो एक बंदा जो ऐड बना रहा है, किसी भी चीज का एडवर्टाइजमेंट बन रहा है, तो वो बेहतर एक इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजमेंट बनाने में उसकी मदद होगी। सोशल एनवायरनमेंट एक्सप्लेन किस तरह से होता है? अब सोशल एनवायरनमेंट एक्सप्लेन करने के लिए कुछ चीजें इसमें बयान की गई हैं। वेयर कंज्यूमर्स बाय और वेयर दे डिसाइड टू बाय, कब कंज्यूमर खरीदते हैं और कब वो फैसला करते हैं, ठीक है जी? मिसाल के तौर पर घर से खरीदते हैं, ऑफिस से खरीदते हैं, रोड से खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? मैं आपको एक मिसाल दूं कि सब्जी लेने गया, आजकल घर में हो तो आपको पता है घर वालों ने सारे घर के काम रामू काका बनाया हुआ है घर वालों ने। बस अल्लाह का शुक्र है कि बस क्लासेस टाइप के टाइमिंग में क्लासेस तो मैं ले पा रहा हूँ, बाकी के घर के काम सारे आज तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो हुआ ये कि सब्जी लेने में गया, मैं सब्जी लेने गया तो मेरे आदत है, मतलब वही सब्जी तरकारी लाने के वजह से बात कर रहा हूँ कि जब सब्जी लेने गया तो मुझे क्वेश्चंस पूछने की आदत है। जब मेरे जहन में कोई भी किसी भी चीज़ को देखता हूँ ना, तो मुझे ना कुछ जहन में मेरे आता है, तो मैं पूछता हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? तो मैंने क्या किया, मैं एक सब्जी वाले के पास गया, तो दो ठेले थे साथ में खड़े हुए, मुझे कोई लौकी शौकी खरीदनी थी, मैं खरीदी। तो मैंने उससे बोला कि आप ये रोड पे ठेला लगा के खड़े हो, तो आप क्या देते हो उसका मतलब? किसी गवर्नमेंट कोई आता है, पुलिस वाला आता है, कोई केएमसी वाला आता है, आप किसी को देते हो कुछ रोड पे खड़े होने का किराया विराया कुछ? उसने बोला भाई रोड पे नहीं खड़ा हुआ, ये देखो पीछे शटर है, ये मेरी दुकान है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं दुकान लेके बैठा हूँ, दुकान वाला हूँ भाई मैं। अच्छा अच्छा, मैं बोला अच्छा अच्छा दुकान है आपकी। बोला जब दुकान है तो फिर बाहर क्यों बैठो, जाओ जाके अंदर जाके सामान लगाओ, दुकान पे क्यों, मतलब आपने ठेला बाहर क्यों किया हुआ है? फिर उसने जवाब दिया कि भाई अगर मैं अंदर सब्जी लगाता हूँ, अंदर अगर मैं पूरा सिस्टम लगाता हूँ, ठीक है ना, जब अंदर मैं ले फिर तो कोई आता ही नहीं है मतलब सामान खरीदने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा बाहर होके ठेला लगा के बैठा हूँ ताकि लोगों की नजर ज्यादा पड़ती है, जब नजर ज्यादा पड़ती है तो मेरा सामान ज्यादा बिकता है। दिस इज व्हाट द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसने दुकान ली हुई है लेकिन उसके बावजूद वो ठेले पर अपना सामान लगा के बैठा है आगे को आके, क्योंकि लोगों की नजर ठेले पे ज्यादा पड़ती है। अच्छा अच्छा, ये तो थी बात उसकी, अब मेरी सुने। मैंने देखे, मैंने तो इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, खून में बसी हुई इकोनॉमिक्स है, सुबह से शाम इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स हम करते हैं। तो हुआ ये कि मैंने जब देखा, मैंने देखा सब्जी वाले रोड पर, मैं अल्नूर में रहता हूँ, अल्नूर में 3 4 5 8 10 सब्जी वाले हैं, भरपूर सब्जी वाले। तो मैंने देखा एक दुकान वाला सब्जी वाला था, तो मैंने देखा फिर एक ठेले वाला मुझे नजर आता, मैं ठेले वाले के पास गया। मैं ठेले वाले के पास क्यों गया? क्योंकि देखो कॉस्ट भी तो होती है ना, जब कॉस्ट से ऊपर प्राइस होती है, मैंने सोचा यार ये ठेले वाला है, जब ठेले वाला है ना तो इसकी कॉस्ट कम होगी क्योंकि इसको रेंट नहीं देना होगा, और जिसको रेंट देना होगा वो सब्जी भी महंगी बेचेगा। और ये मैंने खुद इस पे एक्सपेरिमेंट भी किया कि मैं दो सब्जी वालों के पास गया, मैं एक के पास गया, वो उसकी दुकान पे उसने सामान लगाया हुआ था, उसने मिसाल के तौर पर अरबी जो थी वो 160 रुपये मुझे किलो बताई। फिर मैं दूसरे वाले के पास गया, उसने मुझे 120 रुपये, 40 रुपये किलो का फर्क है एक किलो अरबी के ऊपर। तो मैंने बोला नहीं यार ठेले वाले से लेना चाहिए, और उसके पास चीजें भी सही थी, लेकिन क्योंकि उसके पास स्टॉक करने का नहीं होता, तो वो रात को जब सब कुछ सस्ते दामों बेच बाच के वो फारिग भी हो जाते हैं। तो ये मैं एनालिसिस बता रहा हूँ अपने। अच्छा, उसने भी इस चीज को पढ़ा था कि ठेले वालों के पास ज्यादा कस्टमर आते, तो उसने ठेला लगा लिया, जबकि वो दुकान वाला था। आ रही बात समझ में? तो वेयर द कंज्यूमर वाई और वेयर दे डिसाइड टू बाय, कब कंज्यूमर खरीदता है और हाउ दे डिसाइड टू बाय, तो ये चीज भी आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है। अब देखें वो कहने को सब्जी वाला है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन किसी उसने स्ट्रेटेजी अपनाई है कि बोला मेरी सेल डबल हो जाती है जब मैं ठेला लगा लेता हूँ। ये चीज बड़ा मैटर करता है। व्हेन कंज्यूमर बाय,
व्हाट सीजन, ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी चीज कौन से सीजन में बिकती है। मिसाल के तौर पर अभी ईद आ रही है, बकरीद, इसमें सामान है, माइक्रोवेव है और फ्राई पैन्स हैं, चूल्हे चबा, चीजें बहुत बिकेंगी, डीप फ्रीजर बिकेंगे, जानवर बिकेंगे, बुगदे, टोकरियां, ये सब चीजें। This is the right time, right, for this. What occasions they buy on? Party, marriage, birthday, promotion to higher class and school, illness. भाई कब खरीदते हैं? पार्टी करते हैं, बर्थडे पार्टी करते हैं, कौन कौन सी पार्टी करते हैं आजकल तो ऐसे फालतू फालतू होने लगे हैं। मिसाल के तौर पर ब्राइड टू बी, अब वो मैंने देखा है कि फंक्शन होता हुआ, क्या हुआ जी, वो हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर मच रहा है, केक आ रहे हैं, ये वो। मैंने पूछा क्या हो रहा है, पता चला उस लड़की की शादी होने वाली है, तो वो ब्राइड टू बी पार्टी हो रही है। कौन सा शावर होता है, ब्राइड शावर होता है, पता नहीं कौन सा, आप लोगों को पता होगा, ब्राइड शावर होता है। तो वो पार्टी हो रही है, अच्छा नई किस्म की पार्टी, हमने तो बचपन से आज तक नहीं सुनी, ठीक है ना। अब एक नई पार्टी, कौन सा शावर होने लगा है आजकल, है ना, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। ब्राइडल शावर, हाँ देखो ना यार, मतलब ब्राइडल शावर हमने तो नहीं सुना बचपन से आज तक। अब ब्राइडल शावर, नए नए किस्म की शावर, हमें तो एक ही शावर का पता है भाई। खैर, तो अब कब कब पार्टी, अब हर जगह पार्टी, बर्थडे आ गई पार्टी, कोई रिजल्ट आ गया पार्टी, पता नहीं किस किस जॉब लग गई पार्टी, प्रमोशन हो गया पार्टी, सैलरी मिल गई पार्टी। अल्लाह अकबर, पार्टियों की तो मार्केट लगी, होलसेल बाजार लगा। जी जी, मैंने आप सही कह रही हूँ, बस इतना नहीं कहूंगा, ये भी देखा है मैंने जो आपने मुझे बताया, डिटेल नहीं बता रहा। अच्छा, तो वैन कंज्यूमर बाय, ईद पे बाय, ईद है, रमजान है, सर्दी है, गर्मी है, मैयत है, शादी है, बच्चा पैदा हो रहा है, बर्थडे हो रही है, मतलब इन चीज़ों पे हम क्या करते हैं, खरीदारी करते हैं। तो नए स्कूल में एडमिशन हो रहा है, बीमार हैं, फ्रूट खरीदते हैं, फिर हम ये वो क्या कहते हैं उसको, आयादत पे जाते हैं ना, आयादत का चश्मा कुर्सी के लिए जाते हैं। हाउ कंज्यूमर बाय, कैश और क्रेडिट, ये भी बड़ा मैटर करता है कि जो आपके क्लाइंट्स है वो कैश पे खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं। अगर क्रेडिट में खरीदते हैं तो फिर एक नया इशू आ जाता है कि वो पैसे वापस देते हैं या नहीं देते हैं। ये चीज़ें भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। ऐसे तो नहीं उधार लेके खा जाते हैं और उधार लेकर देते नहीं। तो अगर उधार लेके नहीं देते तो दिस इज़ अनदर मैटर, और ये फिर जो है ना मसला गंभीर हो जाता है और संगीन भी हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद है हाउ कंज्यूमर बाय के बाद, हु बायज। घर में जो है ना खरीदार भी होते हैं, हर हर बंदा जो है खरीदार नहीं होता। अब घर में खरीदार भी दो तरह के होते हैं, करप्ट होते हैं और एक ईमानदार होते हैं। मिसाल के तौर पर हमसे किसी ने कोई चीज़ मंगाई बचपन में, भाई फलां चीज़ ले आओ, 20 रुपए की आएगी, हमने घर आके बोला 22 रुपए, 2 रुपए साइड में कर लिया। 2 रुपए का वीडियो गेम उस जमाने में तो था, वो खेल लिया जाएगा। तो आज भी बच्चे करते हैं, आजकल बच्चे बड़े खतरनाक हो गए। 20 रुपए की चीज़ के हम 22 बोलते थे, आजकल के बच्चे 20 रुपए की चीज़ के 40 रुपए, पूरे पूरे 50% शेयर होल्डर बन जाते हैं आगे। तो ये भी बड़ा चेंज आ गया। अच्छा जी, हु बाइस, कौन बाय करता है अमूमन? घर में एक ना एक खानसामा बना हुआ होता है बेचारा, वही बाय करता है। अच्छा वैसे अगर इस कोरोना को हटा दें तो मैं तो बिल्कुल ही मेरा जाना तो बिल्कुल भी नहीं होता था बाहर, और मेरा कुछ भी खरीदने वरीदने का कोई मेरा चक्कर नहीं था। अभी कुछ दिनों से हो रहा है जो मैं खरीद रहा हूँ। और अगर जैसे ही कोरोना का मसला खत्म होता है और अगर तालीमी इदारे खुल जाते हैं तो बस ऑफिस से कोचिंग, कोचिंग से रात में घर, सारा सामान पहले से ही घर वालों ने मंगवाया होता है। खैर वक्त वक्त की बात भी है नहीं। अच्छा, तो बायस ये भी आपने सुन लिया। अब ये हो गया 10 नंबर का कल्चरल इन्वायरमेंट। अब हम बात करेंगे आगे। वैसे जब ब्राइडल शावर होता तो ग्रूम शावर भी तो होना चाहिए ना, ग्रूम दूल्हा को भी, दूल्हा भी केक काटे, दूल्हा भी तैयार हो, कितना मजा है। हमारे साथ तो हुआ ही नहीं। चले अगली में देखेंगे इंशाल्लाह है। डेफिनेशन, ग्रोवर स्टारलिंग डिफाइंस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मैं बताऊँ आपको, मेरी जब शादी हुई तो मैं कोचिंग से आया और मेरी वो हो गई,
क्या कहते हैं, मायूं। कोचिंग से आया, एक आधे घंटे में तैयार हो गया, बैठ गया मायूं, कोई पता नहीं चला। जब आया तो सारा टेंट वेंट लगा हुआ था, घर के बाहर पूरा सिस्टम लगा हुआ था। फटाफट आया, नहाया धोया, कपड़े पहने, बैठ गया। वलीमे वाले दिन भी मैं गया था शाम वाम में थोड़ी देर के लिए, तो आ गया था बस। खैर, आई थिंक 2-3 दोस्त आए थे मेरे पक्के। अच्छा, जैसे अमान इज नोन बाय हिज कंपनी, एंड मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब मेरी तरह ही हैं, मतलब मसरूफ। नो वन हैज मच टाइम कि हम कोई पार्टी करें मिलकर ये वो। तो सब मतलब अपनी अपनी जगहों पर रहते हैं। अंधेरा आ रहा है ना यार, इसने दोबारा आखिरी बार अब ये बंद कर रहा हूँ। देखें आप कैसा कुछ बेहतर आ रही है ना शक्ल अभी है। तो मतलब अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। ग्रोवर स्टार्लिंग डिफाइंस टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एज all those activities by which technical knowledge is translated into physical reality and becomes used widely enough to have substantial effect on society. ग्रोवर स्टार्लिंग ने ये कहा कि all those activities which by which technical knowledge is translated into physical reality, वो तमाम चीज़ें जिससे टेक्निकल नॉलेज जो है फिजिकल एक रियलिटी बन के सामने आ जाती है, उसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। आमतौर पर ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, इसके हैं जी कुछ स्टेजेस। आमतौर पर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की क्या है जी, स्टेजेस। तो स्टेजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बताऊं, टेक्नोलॉजी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्योंकि अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं तो ही आप सरवाइव कर सकते हैं दुनिया में। अगर आप टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं then you cannot meet the competition of the market. How can you meet the competition of the market without any technology? लोग जो हैं, लोग किस तरीके से सामान बना रहे हैं, किस तरीके से सामान को बेच रहे हैं, कैसे टेक्नोलॉजी, किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो यूज़ होती है। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं। तो अच्छा, जितनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें, जितनी ज़्यादा आप बेहतर टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि कॉस्ट कम आएगी। जो कुछ भी आप बनाने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। एक तरफ कॉस्ट कम हो जाएगी और दूसरी तरफ फ़ायदा ये होगा कि जब कॉस्ट कम होगी तो आप उसकी प्राइस कम रखेंगे। जब प्राइस कम रखेंगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कम्पीट कर सकते हैं लोगों से, क्योंकि लोग भी तो आपके लिए तैयार होकर आएंगे ना। लोग भी तो सारे इस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे जो लोगों को भी पहले से पता होगा कि लोग आपसे लड़ने आ रहे हैं, आपका कंपटीशन करने आ रहे हैं। तो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज हैंडीक्राफ्ट। सबसे पहले जब टेक्नोलॉजी का दौर आया तो सबसे पहले इंसान अपने हाथ से ही काम करता था। जो भी काम उसको होता था अपने हाथ से ही वो करता था, यानी किसी भी किस्म की कोई मशीनरी नहीं होती थी। अपने हाथ से बस वो काम चलाते थे। जो कुछ उनके हाथ से बनता था, कपड़े बनना है, कोई भी और चीज़ बननी है, उनके पास सिर्फ एक हाथ था और उसके अलावा कुछ भी नहीं था, कोई मशीनरी नहीं, कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसमें ये लिखा हुआ है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज हैंडीक्राफ्ट व्हेन ऑल गुड्स एक्सेप्ट नेचुरल एंड एग्रीकल्चर वर हैंडमेड। हर चीज़ क्या थी, हाथ से बनी। इन 1690, सन 1690 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन took place in 7 stages, gave rise to mechanization। और सन 1690 में क्या हुआ, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ये पॉसिबल किया कि हाथ की जगह मशीन से काम लिया जाए, हाथ की जगह मशीन से काम लिया जाए। तो हैंड इज रिप्लेस्ड बाय मशीन। ओके,
मैकेनाइजेशन 1690 में 7 स्टेजेस में आई। Consequently, manufacturing shifted from hands to machine, leading to mass production and consumption. फिर क्या हुआ जब इंसान के हाथ से मशीन पर शिफ्ट हो गया। जब इंसान हाथ से काम कर रहा था तो वो थक रहा था जल्दी, थका हो गई, एनर्जी लूज कर गया, कमज़ोर हो रहा है। लेकिन अब हाथ का इस्तेमाल छोड़ दो, जब उसने मशीन का इस्तेमाल शुरू किया अब वो थक नहीं रहा, ठीक है जी। और नाउ ही इज इन पोजीशन टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। तो एक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होना शुरू हो गई। जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हुई, जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू हुई तो उसका फायदा, उसका इम्पैक्ट क्या आया? बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का इम्पैक्ट ये आया कि अब पूरी दुनिया में सामान फैल गया। एक जगह पे बन रहा है, दूसरी दुनिया में उसका सामान फैल गया। बड़ी बड़ी कंपनीज वजूद में आती हैं इसके बाद। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिसका नाम आज भी चल रहा है, पीएनजी, हेड एंड शोल्डर और एरियल। सन 1690 की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये कंपनी वजूद में आई। यूनिलीवर, जिसका नेस्ले, सेरेलैक, नीडो, एवरीडे और लाइफ बॉय, जरा सा लक्स और सनसिल्क, सर्फ एक्सेल, ये तमाम के तमाम उसके प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो बड़े मशहूर प्रोडक्ट्स हैं, आपने सुना होंगे। तो इन अच्छा फिर क्या हुआ? आफ्टरवर्ड टेक्नोलॉजी मूव फॉरवर्ड टू ऑटोमेशन, और फिर ऐसा वक्त आ गया कि अब ऑटोमेटिकली काम होगा। कोई मशीन भी आप लगा दें और इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ब खुद काम होगा और सारी उसको कमांड होंगी, जो आप चाहेंगे बटन दबाएंगे वो काम हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन में हम ये देखते हैं कि वो इजीली जो है वो काम करती है और उसमें किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा, तो 1960 के बाद ये साइबर नेशन का दौर आ गया। ऑटोमेशन के बाद साइबर नेशन, यूज ऑफ कंप्यूटर्स हैज टर्न असाइड ऑल previous technologies and hence it can be predicted that it will rule over the third millennium in all human spheres of life including manufacturing, services, space, health and so on। अब क्या हुआ, कंप्यूटर ने जो 1960 से कंप्यूटर आ गया और आज आज तक ये कंप्यूटर मौजूद है और ये पूरे 1000 साल इसकी हुकूमत रहेगी। 1000 साल तक कंप्यूटर को हम नहीं भूलेंगे, कंप्यूटर हम नहीं छोड़ेंगे। कंप्यूटर चेंज होता रहेगा। देखें, कंप्यूटर बहुत बड़ा था, छोटा होता गया, छोटा होता गया। दिस इज कंप्यूटर नाउ, दिस इज कंप्यूटर, दिस इज नाउ कंप्यूटर। बहुत चेंज हो रहा है। अब साइबर नेशन में क्या है, आप कहीं पर भी मौजूद हैं लेकिन आप कहीं और पर ऐसे रह सकते हैं जैसे कहीं और अब मौजूद हैं। ये एक बड़ा इम्पैक्ट आ गया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन गो हैंड इन हैंड। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ना आपस में मतलब ये कह सकते हैं कि एक दूसरे का नेमुल बदल हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इनोवेशन रेफर्स टू अ न्यू एंड इम्प्रूव मेथड। इनोवेशंस आती जा रही है। कंप्यूटर में कितनी इनोवेशंस आ गई। एक कंप्यूटर जो पहला बना था वो हमारे घर 120 गज के जितने घर घर के बराबर एक कंप्यूटर था और थोड़ी देर उसको चलाना होता था और थोड़ी देर चलाने के बाद उसको आप जो है रेस्ट पे भेज देते। साइबर नेशन का मतलब ये है बेटा कि आपका मौजूद होना कहीं ज़रूरी नहीं, फिजिकली वहाँ पर मौजूद होना किसी भी काम के लिए फिजिकली वहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं, बल्कि आप साइबर इंटरनेट के थ्रू वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कंप्यूटर में विंडोज़ इंस्टॉल करनी है, मैं अगर अमेरिका में बैठा हूँ, मैं अमेरिका से बैठे बैठे आपकी विंडोज़ इंस्टॉल कर दूँगा आपके कंप्यूटर। ये यानी कि अब आपकी जगह पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, बेसिकली ये इसका मतलब, ठीक है। तो अब इस ये जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थी किस पर बेस करती है? रिसर्च पर, डेवलपमेंट पर, प्रोडक्शन पर एंड मार्केटिंग पर। So research, development, production, and marketing. These are the things that on which the technological environment based, right? इसके बाद प्लानिंग फॉर इनोवेशन। प्लानिंग फॉर इनोवेशन क्या कहता है कि हर बंदे की अलग थिंकिंग होती है, हर कंपनी की। कुछ कंपनी बोलती है आई विल बी फर्स्ट टू मार्केट, यानी कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च होगा वो मैं करूँ।
कुछ कंपनी होती है वो ठंडी होती है, वो कि नहीं हम प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करेंगे, जो कोई और लॉन्च करेगा हम कॉपी करके भेज देंगे मार्केट में फॉरन। तो फॉलो द लीडर, यानी कि वो दूसरे नंबर पर आना चाहते हैं, वो कभी भी पहले नंबर पर आना नहीं चाहते। तीसरे वो बिल्कुल ढीले ढाले होते हैं, ढीले शाह, वो बोलते हैं हम सब सब कर लेंगे ना, हम फिर आखिरी में आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, हमें कोई मसला नहीं, हम सरकारी नौकरी है हमारी, इस तरह से। तो एप्लीकेशन इंजीनियरिंग इसमें लास्ट हेडिंग है। तो एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में ये कहा गया कि the strategy call for making a product or a pattern of a successful product, adjusting it to suit to the customer's need। यानी कि जब भी आप प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं तो आपको पहले कस्टमर्स की नीड देखनी होगी, which kind of product is actual need of the customer। ठीक है ना। अच्छा, तो आई थिंक ये लास्ट हेडिंग है, impact on technology, powerlessness, isolation and meaninglessness। बाकी इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है कि कम पावर इस्तेमाल होती है, काम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। आप टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आप लेना चाहते हैं तस्वीर, तो इसलिए मैं आपको पूरा, अब इसको यार इतना बड़ा थोड़ी करना है, जितना बताऊंगा चले अगली क्लास में टाइम बताऊंगा। डू यू वांट ए स्क्रीनशॉट? ओके, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। मैं अपनी वीडियो बंद कर, चलो जी लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। 1 2 3, अब मैं आगे बढ़ा। अनदर स्क्रीनशॉट, अनदर स्क्रीनशॉट,